मैं सिस्टर कामरान इजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। के बाद हमारी आज मुलाकात हो रही है और बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। और शुरू करते हैं विद द नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट 2002। जो नया बिल प्रीति पटेल ने पास किया था पार्लियामेंट में, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मुझे सवाल आ रहे थे कि कामरान भाई जो असाइलम सीकर्स हैं उनका अब क्या होगा। काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि अगर हमें उठा के रवांडा ले जाएंगे या क्या होगा। और मैंने सोचा कि इसके साथ मैं शुरू करता हूँ इस वीक का शो। अब पहली चीज़ तो है कि ये जो नया बिल जो पास किया गया है, अब इसको लॉ भी इम्प्लीमेंट हो गया है कि असाइलम सीकर्स को ये अब 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। आप कह लें एक है गुड कैटेगरी, एक है बैड कैटेगरी। अब जो गुड कैटेगरी है, होम ऑफिस कहती है कि आप डायरेक्टली आए हैं एक कंट्री से जहां आपके जान को ख़तरा था। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूं एक अफ़गान नेशनल या मैं हूं एक यूक्रेनियन नेशनल, मेरे मुल्क में जंग लगी हुई है और होम ऑफिस एक पॉलिसी स्कीम सेटअप कर देती है कि जी हम रेफ्यूजी सीकर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उस गवर्नमेंट को कह देती है कि जी आप हमें 1000, 2000 या 3000 रेफ्यूजीज़ भेज दें, हम इनको यहाँ वीज़ा दे देंगे। सो ये आप कह लें हैं गुड रेफ्यूजीज़। अब जो ग्रुप 2 में होम ऑफिस ने जो कैटेगरी बनाई हुई है वो है कि आप आए यहाँ यूके और आपने एक थर्ड कंट्री से गुजर के आप यहाँ आए हैं, और आप कोई भी कंट्री से हो सकते हैं। और इसका जो नुकसान है, होम ऑफिस ने जो बिल पास किया है उसमें यह है कि आपको लीव भी कम दे सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि असाइलम सीकर्स हैं उनको 5 ईयर्स का मिलता है, उसको अब नए बिल में पर इंडेफिनिट भी दे सकते हैं। लेकिन जो कैटेगरी 2 में असाइलम सीकर्स आए हैं उनको वो पॉसिबिलिटी है कि वो 10 ईयर रूट पर भी रख सकते हैं, और हर 2.5 साल बाद उनकी जो असाइलम ग्रांट है उसको वो रिव्यू भी कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जैसे कि ILR के लिए रिक्वायरमेंट्स को वो चेंज कर सकते हैं। अभी अगर आप देखें, जब आप अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट के लिए एज एन असाइलम सीकर, आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना नहीं होता। लेकिन जब आप, अब हो सकता है कि केस वर्कर या जो रूल्स हैं वो आपको कहें कि जी क्योंकि आप कैटेगरी 2 में आए थे आपको पास करना होगा इंग्लिश टेस्ट। तीसरी जो वो पाबंदी लगा सकते हैं कि पब्लिक फंड्स जो असाइलम सीकर्स को मिलते हैं, अगर आप वो कैटेगरी 2 में डिफाइन करते हैं फिर आपको वो नहीं मिलेंगे। अब जो और नए चेंजेस इस लॉ में लेके आए हैं काफ़ी सख्त है, और हम ये देख सकते हैं कि एक जो उन्होंने बनाया है कि काफ़ी आसानी के साथ आपको अब वो रिमूव कर सकते हैं। और वो कैसे? इन्होंने जो असाइलम स्कीम में जो नए रूल्स लेके आए हैं, वो लेके आने हैं, उसमें एक चीज़ उन्होंने ऐड की है, प्रायोरिटी रिमूवल नोटिस। सो जो जिन लोगों के पास डेपुटेशन ऑर्डर इशू किया गया या जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है, सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ रहने पिछले 4, 5, 6 या 7 साल आपके पास स्टेटस नहीं है, आपने एप्लीकेशन सबमिट की है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी है, उसके बाद आपको प्रायोरिटी नोटिस इशू कर सकते हैं। और प्रायोरिटी नोटिस है क्या? वो है कि जैसे एक सेक्शन 120 स्टेटमेंट, ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है, एक डॉक्यूमेंट, एक कागज़। होम ऑफिस आपको कहती है कि जी आप हमें बताएं कि क्या क्या वजूहत हैं कि आपको यहाँ वीज़ा दिया जाए। ये आपको दिया जाएगा और आपने इसको भरना है। अब उसमें डेडलाइन भी होगी कि जब ये नोटिस आपको देते हैं, ठीक है, वो कहेंगे फ़र्ज़ करें कि विद इन 14 डेज़ या 28 डेज़ में, जो भी डेट वो आपको देते हैं कि आप हमें ये भर के ये स्टेटमेंट दे दें कि क्या वजूहत है कि आपको यहाँ यूके में रखा जाए। अगर आप इसको लेट देते हैं आपको पेनलाइज किया जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें कि आप इसको आफ्टर डेडलाइन देते हैं, आपकी जो एविडेंस होगी उस पर कम वज़न दिया जाएगा। या अगर आप
स्टेटमेंट को भर देते हैं इन टाइम, और उसके बाद आपको नई एविडेंस देते हैं, जो नई एविडेंस आपको आप देंगे उसको भी कम वजन दिया जाएगा। यह प्रायोरिटी नोटिस जो स्कीम ये लेके आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान है ये प्रायोरिटी नोटिस स्कीम का, और वो ये है कि आपको एक अब्रीविएटेड अपील राइट दिया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एज एन असाइलम सीकर या एज समवन लायबल टू रिमूवल हु हैज ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन हैज बीन रिफ्यूज्ड, होम ऑफिस जब आपको अपील राइट देगी, आपकी जो अपील है वो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में नहीं सुनी जाएगी, बल्कि अपर ट्राइब्यूनल इस अपील को सुनेगा। सो अभी अगर आप देखें, जब आपकी अपील रिफ्यूज आप अपील करते हैं, फर्स्ट ईयर में आप जाते हैं, वहां आपकी अपील होती है, अगर डिसमिस भी हो जाए, उसके बाद आप परमिशन एप्लीकेशन डाल देते हैं, वो भी डिसमिस हो जाए, फिर आप जाते हैं अपर ट्राइब्यूनल के पास, यार इसमें गलती हुई है प्लीज चेक करें, और काफी टाइम बच जाता है। टाइम इस लिहाज से कि आपको वो रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं, जो नए रूल्स में जो प्रायोरिटी नोटिस आपको डॉक्यूमेंट वो इशू करेंगे, और उसके बाद आपको अपील राइट मिलता है, जो अपील राइट है यू कैन ओनली अपील इन द अपर ट्राइब्यूनल। इसका जो नुकसान आपको या असाइलम सीकर्स को या क्लाइंट्स को होगा वो है कि बहुत आसानी के साथ आपको रिमूव कर सकते हैं, और बहुत जल्दी से, कि जब आपका वो कह लें अपर ट्राइब्यूनल से डिसमिस हो गया, आपके पास कोई और अपील राइट्स अब नहीं है, दैट्स इट, इट्स फिनिश्ड, आपको वो रिमूव कर देंगे। सो ये बहुत ही मैं कहता हूं बुरा चेंज है, जिसमें काफी लोगों को नुकसान होगा। दूसरा, ये वापस लेके आ रहे हैं फास्ट ट्रैक अपील्स। अब फास्ट ट्रैक अपील्स पहले होते थे 2015 में, इन्होंने खत्म कर दिए, अब इनको भी दोबारा ये लेके आ रहे हैं, और जो डेडलाइन इन्होंने दी है वो है कि अगर आपको फास्ट ट्रैक अपील राइट दिया जाता है, आपने विद इन 5 डेज आपने लॉन्च करना है, और विद इन 25 डेज के अंदर उसको अपील को सुना जाएगा, और उसके बाद अगर आपका अपील डिसमिस हो जाता है, वो बड़ी आसानी के साथ आपको रिमूव कर सकते हैं। सो आप ये देख सकते हैं जो नए चेंजेस जो होम ऑफिस लेके आई है असाइलम सीकर्स और माइग्रेंट्स के लिए, उसमें जो मेन मकसद ये है कि हम आसानी के साथ आपको यूके से निकालें। मेरी एडवाइस आप सबसे होगी कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन सिस्टम में नहीं डाली, प्लीज अब जरूर डालें, फौरी तौर पर डालें। पहले मैं कहता होता था कि नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, देखा जाएगा, आपको कोई भी नहीं निकालता, लेकिन जो सख्ती अभी नजर आ रही है, वो जो आएगी, इसमें बहुत ही मैं समझता हूं कि मुश्किलात का सामना करना होगा माइग्रेंट्स को, और बेहतर यह है कि अपने आप को पहले से महफूज रखें और एक एप्लीकेशन जरूर होम ऑफिस में सबमिट करें। अब हम आते हैं द रवांडा पॉलिसी। किसको होम ऑफिस रिमूव कर सकती है टू रवांडा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, और किस तरह होम ऑफिस डिसाइड करके किसको हम वापस भेजते हैं। पहली बात तो है कि शायद आपको पता होगा कि प्रीति पटेल ने ये डील साइन की है कि रवांडा में लोगों को भेजा जाएगा जहां उनका असाइलम क्लेम प्रोसेस किया जाएगा। अगर वहां वो समझते हैं कि आपको असाइलम मिलना चाहिए, आपको उनके रूल्स के मुताबिक वीजा मिलेगा, जो उसको वो रिन्यू भी करते रहेंगे, और आप वहां रहेंगे, आपको कभी यूके की एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे आपका असाइलम कामयाब होता है या नहीं। अब अगर आप एक माइग्रेंट हैं और होम ऑफिस चाहती है कि आपको रिमूव किया जाए टू रवांडा, वो आपको पहले सर्व करेगी ए नोटिस ऑफ इंटेंट। वो एक चिट्ठी होगी कि जी हम आपको रिमूव करना चाहते हैं, और इसमें रीजंस होंगे कि हम क्यों करना चाहते हैं। आपने फिर नोटिस ऑफ इंटेंट आपको सर्व करेगी, आपने फिर वजूहात देनी है कि जी मुझे क्यों ना रिमूव किया जाए टू रवांडा, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे ह्यूमन राइट्स है यहाँ यूके में, या मेरे मेडिकल ग्राउंड्स है। आपने इसका रिस्पॉन्स देना है विद इन 7 डेज अगर आप डिटेन्ड हैं। अगर आप डिटेन्ड नहीं है और होम ऑफिस आपको ये नोटिस ऑफ इंटेंट सर्व करती है, विद इन 14 डेज आपने इसका जवाब देना होगा। अब होम ऑफिस की जो गाइडेंस है वो कहती है कि विद इन 6 मंथ्स आपके पास होम ऑफिस के पास टाइम होगा, जब उन्होंने आपको नोटिस ऑफ इंटेंट दे दिया है, वो फिर एक ममालिक ढूंढ सकती है जहां आपको वो रिमूव कर सके। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने रवांडा के साथ डील की हुई है, जैसे ही वो आपको ये नोटिस ऑफ इंटेंट सर्व कर देगी, मुझे नहीं लगता वो 6 मंथ्स में आपको इंतजार रखेगी कौन से ममालिक में हम आपको रिमूव करेंगे। वो आपको बता देगी विद इन फ्यू वीक्स के हम आपको रवांडा मूव करना चाहते हैं। जैसे ही नोटिस ऑफ इंटेंट सर्व हो गया, उसके बाद
वो आपको डिसीजन सर्व करेंगे कि आपका जो असाइलम क्लेम है वो इनएडमिसिबल क्यों है, एंड दैट्स द की वर्ड है, इनएडमिसिबिलिटी। और वो किस तरह होम ऑफिस तय करती है कि हम आपको रवांडा भेजना चाहते हैं या आपका जो असाइलम क्लेम है हम यहाँ नहीं सुनेंगे, वो है द इनएडमिसिबिलिटी टेस्ट। और वो क्या है कि अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या कोई भी मालिक से आए हैं और आप एक थर्ड कंट्री से गुजर के आए हैं जो जहां आप असाइलम क्लेम कर सकते थे, फिर हम आपको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका असाइलम क्लेम है वो इनएडमिसिबल है, क्योंकि आप उस मुल्क में भी असाइलम क्लेम कर सकते हैं, आपने जानबूझ के यहाँ असाइलम क्लेम की है। सो फॉर एग्जांपल, मैं हूँ एक पाकिस्तानी नेशनल, मैं रवाना होता हूँ पाकिस्तान से और मैं ठहरता हूँ बाद में बेल्जियम में एक वीक, मैं वहां भी असाइलम क्लेम कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं मैंने वहां नहीं किया, मैंने यहां आके किया है। होम ऑफिस फिर कह सकती है कि जी नहीं, आपका जो असाइलम क्लेम है ये इनएडमिसिबल है और हम आपको रिमूव करने जा रहे हैं टू रवांडा। अब यहां आप इसको चैलेंज कर सकते हैं बाय, अगर आप उसके बाद जब आप होम ऑफिस को ये फैसला सर्व कर देती है, आप एक ह्यूमन राइट्स क्लेम इसको रेज कर सकते हैं, विच विल बी अ बैरियर टू रिमूवल, या ए मेडिकल ग्राउंड्स बैरियर अंडर आर्टिकल 3, वो भी एक बैरियर है जहां आप रोक सकते हैं इस रिमूवल को, या आप जे भी कर सकते हैं इस रिमूवल के खिलाफ कि जी नहीं, ये मेरे हकूक के खिलाफ है एंड मुझे रवांडा ना भेजा जाए। सो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जो आप देख सकते हैं, पिछले साल आप यूट्यूब पर देखते थे ये वीडियोस, सब यूट्यूबर्स क्या कहते थे कि जी एमनेस्टी आने वाली है, प्रीति पटेल ने ऐलान कर दिया, बोरिस जॉनसन सबको वीजा देगा। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपको उस टाइम भी कहता था, आज भी कहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सख्ती आ रही है। मुझे खुद हैरत होती है ये रूल्स पढ़ के कि यार होम ऑफिस जो इमाइग्रेंट्स के साथ अब ज्यादती करने जा रही है वो बहुत ही गलत है। सो इसलिए मेरी एडवाइस आप सबसे होगी कि अपने आप को महफूज रखें, मेक श्योर एट ऑल टाइम्स आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में डली हुई है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेरी दूसरी अपडेट के ऊपर। मुझे पता है बेशुमार कॉलर्स कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, 2-3 मिनट मैं और मांगता हूँ। एक और अपडेट मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी ब्रिटिश नेशनैलिटी के हवाले से। इन पर्टिकुलर जो बच्चे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को रजिस्टर करना चाहते हैं, कल एक अच्छी न्यूज़ आई थी कि अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ फी वेवर। यस, अगर आप होम ऑफिस की नेशनैलिटी फीस है, अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप फी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस दिखाने होंगे, और अगर होम ऑफिस इस बात को तस्लीम करती है कि आपके पास पैसे नहीं है, देन आपका जो बच्चा है वो रजिस्टर हो सकता है एज ए ब्रिटिश नेशनल। ये जो वेवर स्कीम है ये लागू होती है अंडर फॉर्म S3 स्टेटस चिल्ड्रन, फॉर्म T, फॉर्म MN1, जो मेन 3 कैटेगरीज हैं बच्चों के लिए। उस पर आप अपने बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, यू कैन गेट द फी वेवर। सो वेरी वेरी गुड न्यूज़ देयर। थर्ड अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आई हैं। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर भी 1-2 वीडियोज़ हैं कि अगर आपने 10 साल रूट पर टाइम गुजारा है, जो टाइम आपने गुजारा, अगर आप 5 ईयर रूट पर स्विच हो जाते हैं, जो टाइम पीरियड है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आप फिर जल्दी अपना इंडेफिनिट हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने इस तरह का कोई रूल अभी तक नहीं देखा, हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो नए रूल्स अभी आ रहे हैं इन जून, उसमें यह है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें टाइम स्पेंड किया है ऑन द 5 ईयर रूट, आपने 2.5 साल स्पेंड किए हैं, लेकिन उसके बाद आपको उन्होंने 10 ईयर रूट पर स्विच कर दिया क्योंकि आपने इंग्लिश टेस्ट पास नहीं किया या आपने इनकम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की, जो टाइम पीरियड आपने 5 ईयर रूट पर स्पेंड किया था उसको काउंट किया जाएगा ऑन द 10 ईयर रूट। सो आपका जो टाइम क्लॉक है वो 0 से नहीं शुरू होता। लेकिन मेरे लिए ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि वैसे ही अगर आप 5 ईयर रूट पर है, आपको स्विच किया जाता है टू 10 ईयर रूट, चाहे आपका टाइम क्लॉक 0 से शुरू होता है। अगर आप लॉन्ग रेजिडेंस पर अप्लाई करते थे कि मैंने 10 साल मेरे पास लगातार वीज़ा है, होम ऑफिस आपको वीज़ा ग्रांट कर देती थी। सो इट्स नो बिग न्यूज़ डे फॉर मी। हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो ये जो अपडेट जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। अगर किसी को नज़र आए या रूल्स आए, प्लीज़ मुझसे ज़रूर ये शेयर करिएगा। 1-2 कॉलर्स अभी कॉल कर रहे हैं, देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, योरसेल्फ? नॉट टू बैड, थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर, 2009 में मैं यहाँ पे आया था। ठीक है।
फिर मेरे लड़का यहाँ पे बोर्न हुआ 2012 में। ओके, फिर हम चले गए थे इंडिया, ठीक है, वापिस आए 2016 में। करेक्ट, ओके, अभी तक यही है, और उसने टॉप टू बॉटम स्टडी यहाँ कर अभी स्टडी रनिंग है। कुछ उसमें क्या हो सकता है? ठीक है। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, आपने मुझे बताया कि 2012 में आपका बेटा यहाँ पैदा हुआ था, ठीक है, 16 में उसके बाद आप चले गए टू इंडिया, वापस आए 2016 में। अब बच्चे ने यहाँ 7 साल पूरे करने होंगे। जैसे ही वो 7 साल अपने पूरे कर लेता है, उसके बाद आप उसके स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपने 90 डेज से ज़्यादा यूके से बाहर गुजारे थे बच्चे के साथ, आप उसको यहाँ 10 ईयर रेजिडेंस पर नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। The leave is broken, the residence requirement is not fulfilled. For that reason, they will refuse your application if you apply earlier. So best thing is, जब बच्चे के 7 साल हो जाएं, उसके बाद उसका स्टेटस आप रेगुलराइज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए मेरे भाई, सब खैरियत है? अब आजकल आप नहीं आ रहे हैं, और मैं छुट्टी कर रहा था। मैंने कहा यार कि कभी कभी वो कहते हैं ना कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट फॉन्डा, कि कभी कभी गायब हो जाओ ना, लोग आपसे ज्यादा प्यार करना शुरू कर देते हैं। मुझे लग रहा है यही आज हो रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। माशाल्लाह काफी नॉलेज मिलती थी आपसे, और मैं एज अ स्टूडेंट आया था यहाँ पर। माशाल्लाह नेशनलिटी अप्लाई करी है मैंने। अच्छा, एक इशू थोड़ा सा हुआ था, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। जी करें। अच्छा कमरन भाई, एक बार ये बता दें कि आपका प्रोग्राम एवरी फ्राइडे इसी टाइम पे आया करेगा? इंशाल्लाह एवरी फ्राइडे 6 o'clock। आज तो हम थोड़ा लेट हो गए, टेक्निकल डिफिकल्टीज थी थोड़ी सी, लेकिन हमने घसीट के आज ये लाइव आ गया। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि एवरी फ्राइडे हम कोशिश किया करेंगे कि ये शो हम लाइव किया करें। जी फरमाइए मेरे थैंक यू। भाई। अच्छा कमरन भाई, मैंने अभी 7 मंथ पहले नेशनलिटी की एप्लीकेशन दी थी। ठीक है, तो 2 मंथ पहले, यानी आफ्टर 5 मंथ, मुझे होम ऑफिस से वो आया ऑफिस वर्कर का कि आपकी जो करंट पासपोर्ट है वो हमारे पास लॉस और स्टोलन में आ रहा है। ओके, तो मैंने उनको कहा कि मैंने तो कोई ऐसी कोई कंप्लेंट कहीं पर भी नहीं करी है। करेक्ट, तो उन्होंने कहा कि आप हमें अपना करंट पासपोर्ट भेज दें। तो मैंने 2 मंथ पहले उनको भेज दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आफ्टर 1 मंथ यानी 6 मंथ के बाद या उनका फिर मेरे पास मैसेज आया कि ये हमारे पास लॉस स्टोलन में आ रहा है। ओके, तो मैंने अपना जो प्रीवियस था मैंने वो भी भेज दिया जो एक्सपायर हो गया ठीक है, था, यानी ठीक करंट भी भेज दिया था पहले, फिर उसके बाद ठीक। प्रीवियस भी भेज दिया था जो एक्सपायर हो चुका था। तो वो भी भेज दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने कमरन भाई, मैंने एक रिक्वेस्ट सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट जो होती है जी, वो मैंने जी। रिक्वेस्ट कर दी है उनके पास, ताकि ठीक मुझे है। पता चले कि इशू क्या है, नंबर ठीक है। 1। और नंबर 2, मैं एम्बेसी गया, पाकिस्तान एम्बेसी। हम्म, तो वहां पहुंचा मैंने, उन्होंने मुझे मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरा जो करंट पासपोर्ट है जो मैं उनको भेज चुका हूँ, जो रिसीव कर चुके जी, हैं जी। वो मेरा एक्टिव है। ठीक है। सो आपने उनसे चिट्ठी तो ले ली कोई एम्बेसी नहीं, से? वो देते नहीं है। वो कहते हैं आपके पास अगर कोई ओरिजिनल होता तो हम आपको सिर्फ अटैच कर देते और कुछ नहीं करते हैं। ठीक तो है, एविडेंस नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन मैंने उन साहब का नाम और जिस टाइम पे मैं गया था एम्बेसी में जी, सारा जी। टाइम और जिससे जो आपने साहब बात थे की जिन्होंने वो मेरी लिख लिया सब कुछ। जी जी, ठीक मैंने है, उनको वहां दे दिया। ठीक है। और अभी इसके आपका अलावा सवाल फिर है मैंने भाई? नहीं, तो मैं पुलिस के पास गया यहाँ पर अपने लोकल, तो मैंने उनके पास भी गया। उन्होंने कहा हमारे पास कोई लॉस स्टूडेंट का कोई एविडेंस नहीं होता। मैंने कुछ ना कुछ आप दे देंगे, मैं आपके पास आया था। तो उन्होंने एविडेंस दे दिया, और वो दे के मुझे उन्होंने मैंने दोनों चीजें होम ऑफिस भेज दी। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि कोई जवाब आए। 1 महीना होने वाला है, 20 वीक्स हो गए, मेरे को कोई जवाब नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँ कमरन भाई कि मैं हर तरह से मुतमईन कर चुका हूँ उनको, और ठीक है। मैं देता हूँ कोई आपके जवाब भी नहीं सवाल दे- का जवाब इसका। ठीक है ठीक है, जी, thank बहुत you. शुक्रिया मेरे कॉल का। देखें, लगता है कि होम ऑफिस की तरफ से ये कोई क्लरिकल एरर है कि वो समझ रहे हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो लॉस्ट रिपोर्टेड हो गया था, और इस वजह से वो आपसे ये इंक्वायरी कर रहे हैं। क्योंकि आपने ये कन्फर्मेशन भी ले ली है पाकिस्तान एम्बेसी से। दोबारा आप जो नेशनलिटी की जो डिपार्टमेंट है, आई थिंक nationality.inquiries@homeoffice.gov.uk, इस तरह का कोई ईमेल है, उनको दोबारा आप लिख दें, एक्सप्लेन कर दें कि जी मैंने एम्बेसी से भी रब्ता किया है, उन्होंने भी कंफर्म किया इट्स नॉट लॉस्ट, इट्स नॉट स्टोलन, इट्स परफेक्टली फाइन, प्लीज़ मेरे नेशनलिटी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें।
और ये भी आप लिख सकते हैं कि प्लीज़ अगर आप मुझे मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट वापस भेज दें। एम्बेसी ने मुझे कहा है कि वो चिट्ठी भी दे सकते हैं जो कंफर्म कर सकती है कि दिस पासपोर्ट इज़ इन फैक्ट वैलिड एंड नॉट रिपोर्टेड लॉस्ट और स्टोलन। हो सकता है आपको वापस भी वो कर दें और फिर आप वो भी कंफर्मेशन उनको आगे भेज सकते हैं। फ़िलहाल आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है होम ऑफिस आपको नेशनलिटी ग्रांट कर देगी। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमरान जी। जी जी आ, भाई। जी जी मैं इंडिया से हूँ ठीक है और मैं फैमिली के साथ यहाँ आया था यूके में ठीक है 2019 में ओके और मेरी एक बेबी वहाँ से आई ठीक है और एक यहाँ बोर्न हुई ठीक है और जैसे आई उसका एडमिशन और सब मैंने करवा दिया। 3 साल से वो यहाँ पढ़ रही है ठीक है ये। और एक यूके में बोर्न हुई वो 2 साल की है, उसका मैंने स्टेटस ले लिया है यहाँ से। ठीक है। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? एप्लीकेशन डालना चाहिए या क्या करना चाहिए? किसके लिए? जो बच्ची इंडिया से आई है किसकी? जी उसके लिए डालना चाहिए या फिर जो मेरी यहाँ बोर्न हुई उसके लिए डालना चाहिए? नहीं स्टेटलेस किसका आपने लिया है? जी जो यहाँ बोर्न हुई उसका लिया है। जब वो 1 साल की हो गई तो फिर 5 ले साल लिया। की थी जब तब लिया है या कब लिया था आपने? मैंने 1 साल की थी तभी ले लिया। ठीक है और उन्होंने आपको स्टेटस दिया। ठीक, आप कौन सी कंट्री से? जी, जी, इंडिया से। इंडिया से जी। ठीक है उन्होंने आपको स्टेटस दे दिया। अभी आप क्या करना चाहते हैं? किसका स्टेटस रेगुलराइज करना, अपना या बच्चों का, किसका? बच्चों का। हमारे पास एक्चुअली ओवर्स थे, हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है सो एक बच्ची आपकी अब ब्रिटिश है करेक्ट? नहीं नो ब्रिटिश इंडियन उन्होंने है। FLRS पर उन्होंने आपको दिया हुआ है बच्ची को स्टेटस करेक्ट 2.5 years। जी एक को वो भी यहाँ बोर्न हुई इसके लिए दे दिया। क्या मैंने स्टेटस स्टेटस दिया ले लिया आपने वहाँ। उसको? ये वहाँ से लिया मैंने, इंडियन हाई कमीशन ऑफ इंडिया से। जी वो तो आपने स्टेटस का लेटर ले लिया लेकिन होम ऑफिस ने क्या दिया है? मैं होम ऑफिस में मैंने एप्लीकेशन नहीं डाला। ठीक है सो आपने स्टेटस का लेटर ले लिया है बच्ची का करेक्ट? जी ठीक जी। है और एक बच्ची यहाँ जो यूके में पैदा हुई थी उसका स्टेटस का लेटर ले लिया। जो दूसरी बच्ची आप जी, उसका ले लिया। इंडिया से आई थी 2 या 3 साल पहले उसका भी स्टेटस आप रेगुलराइज करना चाहते हैं। सो अब किसी के जी। पास एट दिस मोमेंट स्टेटस नहीं है करेक्ट? मैं किसी के पास आप नहीं जी। कितना अर्सा होगा यहाँ रहते हुए? 3 साल हो गई। 3 साल हो गए। स्टेटस अभी नहीं है राइट करेक्ट? नहीं है जी। ठीक है मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ठीक। क्योंकि अभी आपके पास स्टेटस नहीं है चाहे आपने वो स्टेटस लेटर ले लिया है, अगर आप एक बच्चे की स्टेटस एप्लीकेशन सबमिट करते भी हैं वो रिफ्यूज़ कर देंगे। सो द मेन रिक्वायरमेंट इज़ कि कम से कम बच्चा 5 साल का हो, बिटवीन 5 to 17, और उसके बाद आपको वो देते हैं ब्रिटिश नेशनलिटी। क्योंकि बच्ची आपकी अभी 2 या 3 साल की है वो इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करती। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर स्टेटलेस चिल्ड्रन, जो नए रूल्स अभी आ रहे हैं इसमें आपने साबित करना होगा कि जिस कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं, सो फॉर एग्जांपल इंडिया या पाकिस्तान, जिस कंट्री से आप कहते हैं कि मैं स्टेटलेस हूँ, आपने साबित करना होगा कि आप उस ममालिक की या उस कंट्री की नेशनलिटी नहीं हासिल कर सकते। सो पहले क्या होता था, जब आप जाते थे इंडियन हाई कमीशन, लेटर आप ले लेते थे कि जी चाइल्ड ABC does not have an Indian passport and she has not applied for one, ये लिखते होते थे ये जुमला, और आप वही लेटर लेके होम ऑफिस को आगे भेजते थे और आप बच्चे को नेशनलिटी मिल जाती है। नाउ यू गॉट टू प्रूव, आपको साबित करना होगा कि आपने अप्लाई किया बच्चे की पासपोर्ट के लिए, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, वो नहीं देना चाहते, और फिर ही जाके बच्चा स्टेटलेस होगा और आप अप्लाई कर सकते हैं ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट नाउ, इतना आसान नहीं है। एनीवन थिंकिंग ऑफ मेकिंग ए ब्रिटिश नेशनलिटी एप्लीकेशन ऑन द स्टेटस बेसिस, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, एडवाइस जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए मेरे भाई। कमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि मेरा वीज़ा हुआ है आर्टिकल 8 की बेस पे ना। ठीक है मुबारक हो। जी जी तो बेसिकली वो उन्होंने मुझे ना पब्लिक फंड अलो नहीं किए, तो वो अगर अप्लाई करना तो उसका क्या तरीकाकार है? ठीक है मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आप अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते या कोई ऐसी ख़ास वजूहत है कि जिस वजह से आप काम नहीं कर सकते, फिर आप होम ऑफिस से ये रिक्वेस्ट कर सकते कि जो पाबंदी आपने लगाई हुई है मेरे ऊपर
इसको हटाया जाए। अगर आपके पास बच्चे हैं, फैमिली है उसके साथ जो आपके साथ रह रही है, उनकी भी सपोर्ट आप करें, उसका भी आप जिक्र ज़रूर कर सकते हैं कि जी देखें मैं अपना जो खर्चा है पूरा नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट टू पब्लिक फंड्स दिए जाए। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक जी है। शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए मेरे भाई। कामरान भाई, एक छोटा सा 2 क्वेश्चन थे, मैंने अगर आप उसका जवाब दे दीजिए। अच्छा कामरान भाई, ये ऐसा है कि मैं एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हूँ EU नेशनल का, ओके ठीक है। ठीक तो है मुझे यहाँ पर मैं भाई के बेस पे आया था और मुझे यहाँ पर 5 साल का प्री सेटल स्टेटस मिला हुआ है, ठीक करेक्ट है। ठीक है अच्छा, अब इसमें मेरे 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। एक तो ये है कि अगर मैं यूनिवर्सल क्रेडिट ले सकता हूँ अगर मेरी इनकम लो है? एक तो ये चीज, अगर ले सकता हूँ तो इससे कोई सेटल स्टेटस पे कोई फर्क पड़ेगा आफ्टर 5 साल के बाद? ठीक है एक तो क्वेश्चन मेरा ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भाई है मेरे, उनकी फैमिली यहाँ पर खुश नहीं है तो वो वापस जाने का सोच रहे हैं। अगर वो वापस चले जाते हैं और उनका कंटिन्यूस 5 साल पूरे नहीं होते तो इससे भी क्या मेरे सेटल स्टेटस पे फर्क पड़ेगा? ठीक है। तो मैं ये देता अगर हूँ मुझे आपके प्लीज सवाल ये का बता जवाब। दीजिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आप यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अनलेस यू वर प्रेजेंट बिफोर 31 दिसंबर 2020 एंड यू वर यूरोपियन नेशनल, होम ऑफिस आपको बेनिफिट्स नहीं दे रही। आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि होम ऑफिस आपको बेनिफिट्स की इजाज़त देगी। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आप के जो भाई हैं वो सोच रहे हैं वापस जाने को, अब अगर स्ट्रिक्टली रूल्स को देखा जाए, इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप यू मस्ट बी स्टिल फाइनेंशियली डिपेंडेंट और यू मस्ट बी लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि होम ऑफिस कोई एविडेंस मांग लेती है आपके स्पॉन्सर के बारे और आपको फिर वो देना होता है। बट जनरली रूल ऑफ थंब, you don't have to show that you are living in the same household or you are financially dependent on him. So in theory जब आप अप्लाई करेंगे जो उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो 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 हेलो। पे लाइन ड्रॉप हो गई है। लेट्स गो टू आवर लास्ट कॉल। हेलो। आदत हो गई है इसलिए बाद में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? जी शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए मेरे भाई। कामरान भाई, ऐसे में सवाल ये था कि 4 मेरे बच्चे हैं, हम रूट पे हैं। कौन 2 से रूट बच्चे पर है? ब्रिटिश हैं, कौन से रूट पर है? 10 ईयर रूट पे। ठीक है ठीक है सेकंड एक्सटेंशन हो चुकी है, ठीक है। तो हम फुल फ्लैट जो है ना बेनिफिट ले रहे हैं, ओके हाउसिंग बेनिफिट, चाइल्ड ठीक है। बेनिफिट, जो भी है। लाइफ एंजॉय कर और मैं रहे हैं। काम करता हूँ, मिसेज नहीं करती। ठीक है वालदा साहबा को बुलवाना था विजिटर, या हो सकता है ये सिलसिला? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अप्लाई तो आप ज़रूर कर सकते हैं वालदा के लिए कि आप उनको यहाँ बुलाना चाहते हो ना विजिट वीज़ा, बट आपने साबित करना होगा कि आप उनको अकोमोडेट कर सकते हैं फाइनेंशियली। अब इसमें ऑब्जेक्शन आ सकती है एंटी क्लेम्स ऑफिसर की तरफ से कि देखें बेनिफिट्स आप ले रहे हैं, आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं ऑन द वेलफेयर सिस्टम, आप किस तरह अपने जो है मदर को किस तरह आप फाइनेंशियली अकोमोडेट करेंगे जब ये वहाँ आके रहेगी। सो पॉसिबिलिटी है कि होम ऑफिस आपकी मदर की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दे, बट क्योंकि जो विजिट एप्लीकेशन की जो फीस होती है अप्रॉक्सीमेटली £100, आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं मज़ीद एविडेंस लगा के। देखें अल्लाह का नाम लेके, हो सकता है कोई मौजज़ा हो जाए और आपकी वालदा को वो दे दे विजिट वीज़ा। वन लास्ट कॉल, लेट्स टेक दिस लास्ट वन एज द फाइनल कॉल एंड देन इस शो को फिर हम रैप अप करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? ठीक है जी शुक्र भैया। अल्लाह का। मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं। एक तो ये कि हम लोगों का साइलम केस है जी और वो जी भी पेंडिंग है, ओके ठीक है ना?
तो मुझे ये सवाल है कि भाई अगर हमें यहाँ पे आए हुए 5 साल हो गए हैं, हमारे साथ 4 बच्चे हैं और एक बच्चा मेरा यहीं पे पैदा हुआ है, ठीक है। तो क्या जब मेरे ये बच्चे 5 साल के हो जाएंगे तो क्या मतलब इसका क्या स्टेटस होगा? क्योंकि आपके मतलब मैंने आपके प्रोग्राम में सुना था कि भाई जो है 5 ईयर का कोई रूट है, तो क्या ये जो बच्चे मेरे क्योंकि पाकिस्तान में बोर्न हुए थे, तो क्या इन बच्चों का कोई स्टेटस हो जाएगा अगले 5 साल मतलब अगले नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इनको पूरे 5 साल हो जाएंगे? ठीक है, और यही मैंने सवाल करना था। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, जो नए चेंजेस होम ऑफिस अभी लेके आ रही है, अगर बच्चा यहाँ 5 साल रहता है, यहाँ पैदा हुआ था, फिर उसका स्टेटस आप अप्लाई कर सकते हैं और उन बच्चों को स्टेटस दे देंगे। जैसे बच्चों को स्टेटस मिलता है, आप भी अपना स्टेटस भी रेगुलराइज कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस प्रोग्राम के बारे कि हम फिर लोगों को फ़ायदा भी पहुँचा सकें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।